हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं और जो ये प्रैक्टिस सेट आपका है ये सेकंड पेपर का है, ठीक है। और ये जो सेकंड पेपर का प्रैक्टिस सेट है आप सभी को 21 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आज 22 पार्ट चलेगा और रहा आपका जो 1 to 5 का, उसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत से लोग मैसेज किए थे मैम एसएसटी का भी करा दीजिए, साइंस का भी। तो साइंस का हमने एक पार्ट कराया है। साइंस और एसएसटी आपका ये भी हम कोशिश करेंगे कराने के लिए। जैसे टाइम मिलता है हम आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। कल हमारा 15 तक कंप्लीट हो गया था पार्ट 21 में। और इसमें जो नए बच्चे हैं उनको बता देना चाहते हैं, अब जब भी क्वेश्चन करने बैठा करिए आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। अपनी कॉपी पर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग क्या करिए और क्वेश्चन हम बोलते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए और अपने से उत्तर दिया करिए। जैसे मान लीजिए इसमें से आपने ए बी सी में से कोई भी दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया, अगर हमने बताया कि इसका उत्तर ए है तो मान लीजिए आपका उत्तर सही है तो सही करिए टिक, और गलत है तो गलत करिए। बाद में आप यहाँ पर गेन करिए कि आपने कितना नंबर सही किया है, कितना गलत किया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 12 से 13 नंबर आपका बिल्कुल सही हो। अगर इतना सही है तो मान लीजिए आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है। और देखिए थोड़ा ये जो पेपर है ये थोड़ा टफ पेपर है। अगर इसमें आप 12 भी सही कर लेते हैं या 11 भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आप लोग क्या करते हैं, पेपर थोड़ा टफ आता है तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। जब आसान आसान पेपर आता है जो आप कर लेते हैं, देखिए जो आप कर लेते हैं उससे मतलब नहीं है, उसको तो छोड़ दीजिए, तो आप कर ही ले रहे हैं। जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको करने की कोशिश करिए। और जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो आप लगभग 3 बार, एक ही प्रैक्टिस सेट को आप 3 बार करिए। देखिए आराम से आगे के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आज 16 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। देखिए क्या कहा है, बचने के लिए कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए के मौके देना। बी है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। सी है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। डी है आपका विद्यार्थी को उनके रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना करने देना। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, तभी उत्तर दे पाएंगे। आपको बचना है सफल समावेशन हेतु, क्या करने से आपको बचना है, ऐसी क्या चीजें करेंगे जो बच्चे के प्रति निगेटिव की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो देखिए मौका देना पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ बचना है मतलब निगेटिव चीज से हमें क्या है, बचना है, तो निगेटिव हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्राप्त करना पॉजिटिव है, ठीक है। चौथा क्या रखते हैं, बच्चे के रुचि के अनुसार परियोजना करना पॉजिटिव है। अब बच्चा एक हमारा निगेटिव, कौन सा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। हम कभी भी कोई भी पाठ्यक्रम हो वो हम अध्यापक केंद्रित नहीं चलाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, बाल केंद्रित। देखिए जहाँ बाल केंद्रित आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ अध्यापक केंद्रित आया वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके लिए थोड़ा आपका देखिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन दिखाने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो स्क्रीन पर नहीं आ पाता, तो थोड़ा छोटा करके आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, वंचित पृष्ठभूमि, वंचित पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मजदूर का बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो उन चीज़ों से क्या है, वंचित है। जैसे जो चीज़ें हमें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं उन चीज़ों से हम क्या है, वंचित है। जैसे किसी मजदूर का बच्चा है, उसे प्रॉपर वातावरण, ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिससे वो चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों को सीख पाए, तो क्या है, वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि अलग अलग स्कूल में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खा सकती। ऑप्शन बी है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ऑप्शन सी है कि नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा प्रयास किए जाने चाहिए। डी है कि बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आपके गांव में क्या होगा, भट्ठे वगैरह चलते होंगे, तो वहाँ पे जो सब कहते हैं, जो बच्चे आते हैं जो भट्ठे चलाते हैं, सॉरी भट्ठे पर जो ईंट पाथते हैं,
तो उनके जो बच्चे आते हैं वो पढ़ने लिखने से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरीके के बच्चे, उन्हें हर चीज़ें, सांस्कृतिक क्या है और हर तरीके जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ों से क्या पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे, क्या ऐसे बच्चों को अगर आप स्कूल में पढ़ाने के लिए ला रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप मज़दूर के बच्चे हो या आप किसी ऐसे घर से बच्चे आए हो जिसको हम दूसरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे बच्चे को साथ में पढ़ाना है। कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। अब वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे विद्यार्थी हैं, उत्तर बताइए। जैसा कि मैंने आपको अभी देखिए बता दिया कि उन्हें क्या करना, नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। नियमित स्कूल मतलब जैसे कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उसको भी पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रांची का बेटा है, इस तरीके से बोलते हैं ना कि ये रांची का बेटा है या ये बनवासी है तो इसको अलग स्कूल में पढ़ाएंगे, या ये एसटी है या ओबीसी है, इस तरीके से करते हैं ना कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है तो इसे अलग अलग स्कूल। ऐसा नहीं करना है, सारे लोगों में इंक्लूड करके पढ़ाना है। किसी को में अलग अलग जाति पे या फिर अलग अलग भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्र के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की सुविधा के प्रयास किया जाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है अधिगम कठिनाई कार्य पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, बी है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार बेहद जटिल, सी है मुद्रित सामग्री का प्रावधान, डी है आपका वाकवादित व्याख्यान विधि का प्रयोग। देखिए सीटेट में आपका क्या होता है कि आप क्वेश्चन पर टाइम स्पेंड करेंगे तभी आंसर आपको मिल सकता है। क्वेश्चन पर अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे सरसरी निगाह से पढ़े फिर दोबारा पढ़े तिबारा, एक ही बार पढ़िए। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए ये जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, अब समावेशन के लिए समंजस युक्ति का सहयोग मिलान कौन सा होगा, तो अधिगम कठिनाई कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तो सही है। जो इनका लर्निंग डिसेबिलिटी होता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम कंप्लीट टास्क देंगे उनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिर से आपका कथन और कारक आ गया। अब देखिए हम आपको हमेशा, जैसे जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि कथन और कारक से उन्हें हम कभी भी ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज पहला दिन है जो हम आपको ऑप्शन भी दिखा रहे हैं और कथन कारक भी दिखा रहे हैं। तो आप इसका उत्तर गलत मत करिएगा। डेली हम आपको कथन कारक करवाते हैं। डेली देखिए हम आपको कथन कारक से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो कथन कारक से आपको 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी आपके हम टॉपिक लेकर चलते हैं, जैसे कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए और आपके हावर्ड गार्डनर हो गए, इन सब का क्या है आप देखिएगा कि इन लोग से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब कथन चलिए हम देख लेते हैं। कथन में आपका क्या दिया गया है। कथन ये है कि सृजनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। अब देखिए जो पुराने बच्चे होंगे वो केवल देखते ही इसको तो ऐसे ही कट कर दिए होंगे, क्योंकि केवल हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट जैसे ही मिला वो कट हो गया, ठीक है। तर्क क्या दिया है कि दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सृजनात्मकता है वो खाना पकाने में यूज नहीं होगी, ठीक है, या दस्ती कार्य में यूज नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दोनों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, क्योंकि यहाँ केवल आ गया तो ये ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका सृजनात्मकता में कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। इसमें भी आपका क्या है, अभिकथन है और तर्क है, ठीक है। तो देखिए अभिकथन ए में क्या कहा गया है, कह रहा है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए
पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। लचीला होना, ये हमारा लचीला क्या है, पॉजिटिव है, सही हो गया। ठीक है, तर्क आर है, तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि। तर्क में आप हमेशा क्या लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जो बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता है आप उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक बच्चा अगर क को इस तरीके से लिख रहा है और दूसरा बच्चा क को ऐसे लिख रहा है तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि नहीं अगर ये ऐसे लिख रहा है तभी सही है, अगर वो पहले गोला बना रहा है बाद में पाही खींच रहा है तो ये गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, उन्हें स्वीकारना है, क्योंकि हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है और वो आपको स्वीकारना है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बोथ दोनों सही होंगे हमारा। ठीक है, ए और आर दोनों सही होगा और जो हमारा आर है वो ए की क्या करेगा, सही व्याख्या करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है। इसमें हम 2 ही ऑप्शन आपको देंगे, इन्हीं 2 ऑप्शन में से आप हमें सही उत्तर करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आपका है कि स्कूल और समुदायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, स्कूल और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बी है आपका कि वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब आप बता सकते हैं कि हमने क्या बताया कि जो वंचित स्कूल के बच्चे, वंचित समुदाय के बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इनका कहना गलत है, ये कह रहे हैं भूमिका नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। पूछा गया है कि मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। मोनू का क्या मानना है कि उनके जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं, फेयर हैं। ठीक है, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। अब देखिए, वो पढ़ने में भी अच्छे हैं, उनका जो भाषाई कौशल वो भी अच्छा है। अब जैसे आप पढ़ने में भी अच्छे हो, हर चीज़ में अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपका नंबर कम आ रहा है, तो आपके अंदर किस चीज़ की कमी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारक है आप में, बी है आनुवंशिक कारण है, सी है योग्यता की कमी है, डी है आपकी कोशिश की कमी। उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर, इसका तो दूर दूर से रिश्ता नहीं है। आनुवंशिकता ऐसा नहीं होता है, आनुवंशिकता में भी इसका कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। योग्यता की कमी, आप में योग्यता की कमी है ही नहीं, क्योंकि आपके भाषाई कौशल अच्छे हैं, ये भी गलत हो गया। बाकी आप कोशिश की कमी है, क्योंकि आप में योग्यता है लेकिन आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, आरोपण क्या हमारा कर रहा है, कोशिश की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि कथन ए, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। तर्क है कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। तर्क इनका है कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। देखिए, सही तो दोनों हैं, लेकिन तर्क आर से कथन ए का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो तर्क आर है वो कथन ए का कोई भी व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, देखिए, कथन भी सही है और दूसरा इनका ये भी सही है, लेकिन ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन अब कथन का जो तर्क है वो तर्क नहीं कर पा रहा है। तो हम आइए उत्तर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, जो पहले बताया उसको छोड़िएगा, फिर से हम ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए, कथन क्या कर रहा है कि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, सही बात है। तर्क है कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, पड़ता है, यहाँ हमने देखा नहीं को, ठीक है,
देखिए ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिस तरीके से हमने नहीं को नहीं देखा, तो हमने आपको दोनों क्या बता दिया, सही बता दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो नहीं है, नहीं पढ़ता, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, लेकिन आर क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आप सभी दे सकते हैं कि कथन ए सही है और कथन आर क्या है, गलत है। देखिए ये हमने ध्यान नहीं दिया नहीं का। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं हाँ का इस तरीके का नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, और यहीं पे क्या होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में क्या होती है, गलती हो जाती है। तो आइए हम दिखा देते हैं इसका जो उत्तर होगा क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए ए इज ट्रू बट आर इज क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वहाँ पर हमने नहीं का ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हमने दोनों को ट्रू बता दिया था, तो बाद में हमने आपको ये करेक्ट करा दिया, आप सभी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मध्य विद्यालय मतलब 6 to 8 के बच्चे जो होते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ और डेली में बताती हूँ, मध्य विद्यालय मतलब 6 to 8 के बच्चे हैं। अब उन्हें सेट करने के लिए मतलब शुड फोकस ऑन द इनकरेजिंग स्टूडेंट टू सेट। ठीक, अब किस पे उनको प्रोत्साहित करने पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत उन्मुख लक्ष्य पर या असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य पर, सी है आपका सफलता से बचने वाले लक्ष्य पर, डी है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, जो मध्य विद्यालय के जो कक्षा के छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए है उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, बी है संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, सी है आपका रट्टा मार सीखना, डी है आपका दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। अब देखिए निम्न से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। आप अपने को एक अध्यापिका समझिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो सीखने के किस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बल देंगी अगर आप एक अध्यापिका हैं। तो देखिए दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारा। रट्टा मारना ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा नेगेटिव, रट्टा मारना नेगेटिव पॉइंट आता है। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बी है कि संरचनावाद अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको भी हटा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा अन्वेषण, जहाँ पे आपका अन्वेषण आएगा, अन्वेषण जहाँ देखिएगा वो पॉजिटिव पॉइंट आएगा। ठीक है, हमने आपको हमेशा बताया है कि अन्वेषण जहाँ पर आएगा, इसको सही करिएगा, जहाँ पर अन्वेषण आएगा वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा ये नहीं होगा। ठीक है, स्टिमुलस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में हमारा चला जाएगा उद्दीपक, और फिर उसके बाद रट्टा मारना भी हमारा क्या नेगेटिव में चला जाएगा। डी क्या, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करना भी नेगेटिव में चला जाएगा। बचा हमारा अन्वेषण। देखिए अन्वेषण कहीं भी जाएगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव, कहीं भी आपको अन्वेषण दिख जाए तो समझिए वो पॉजिटिव में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 26 पूछा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है सजा से बचना, बी है रुचि, सी है इनाम, डी है आपका असफलता का डर। अब देखिए जो बाहरी अभिप्रेरणा है, देखिए अभिप्रेरणा आपकी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। आंतरिक का मतलब जब अंदर से आपको कोई चीज़, आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। और बाह्य का मतलब जैसे आपको लालच दिया जाता है बाहर से, तो आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो अब इसमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो बाहर से आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप तो आराम से बता सकते हैं। सजा आपको बाहर से है, सजा से बचना। इनाम बाहर से दिया जाता है। असफलता का डर आपका बाहर से रहता है,
लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो आपके अंदर से आता है, ठीक है, बाहरी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा। ऑप्शन ए है उत्सुकता, ऑप्शन बी है कृतज्ञता, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है होपलेसनेस यानी निराशा। तो इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके क्या रहेंगे, बच्चे का जो भाव विद्यार्थी के अधिगम में क्या रहेगा, इसमें से एक बाधक रहेगा। तो आप सभी को पता है जब बच्चा निराश रहेगा, उसमें निराशता रहेगी, तो ये इसके सीखने में बाधक पैदा करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि मैं अगर आपको कहती हूँ जिस दिन कि आप सभी कमेंट क्या करिए, बताया करिए, जो भी चीज़ें मैं कहती हूँ आप फुल वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप इग्नोर करके चले जाते हैं। जिस दिन मैं कहूँगी कमेंट कर दीजिए या फिर इस तरीके से, तब आप जाकर कमेंट करते हैं। देखिए आपके कमेंट करने से क्या होता है, हमारा कनेक्शन बना रहता है और हमें लगता है हाँ कोई पढ़ रहा है और मैं पढ़ा रही हूँ। और इस तरीके से देखिए आप दूर हैं, हम दूर से पढ़ा रहे हैं, आप दूर से पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही बनता है। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है। तो कोई भी आपको इशू हो, कोई भी चीज़ें हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि इस जवाब को सिरे नकार देना चाहिए, बी है इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, ऑप्शन सी है कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए कि वह जल में रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, डी है कि केवल एक ही सही जवाब जो है कि जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए। अब आपको बताना है उत्तर, क्या बताना है। देखिए क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, जल संप्रत्यय पर चर्चा चल रही है। अब एक बच्चा क्या कह रहा है कि जल रंगहीन नहीं है, ठीक है, जल क्या है, रंगहीन नहीं है। अब अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। अब गंदे पानी का संदर्भ दे रहा है तो उसमें क्या है, नाला है, नाला में भाई वो क्या है, नाला काला काला है। अब उसको यही लगता है, अब वो इस भ्रम में है कि जल तो रंगहीन है ही नहीं, इसमें कलर है। आप एक अध्यापिका हैं तो आप इससे चारों ऑप्शन में से आपको करेंगे क्या कि इससे उसका जो भ्रम है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो उत्तर बताइए आप सभी। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप एक अध्यापिका हैं और बच्चा भ्रम में आ गया कि जल रंगहीन नहीं है, नाले का पानी तो काला दिख रहा है हमें, तो कैसे मैम ने कह दिया कि जल जो हमारा है वो रंगहीन है। तो हम आइए चलिए थे अपने ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए ये क्या कह रहा है कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। अब बच्चे के इस जवाब को आप अपनाएंगे, ठीक है, उन्हें नकारेंगे नहीं और ना ही इस बल पे कि उसका तर्क निराधार है कि ये बिना मतलब कि तुम बात बता रहे हो, हमने तो तुमको बता दिया ना कि जल रंगहीन होता है, तो तुम नाले को देख के क्यों हमको बता रहे हो कि नहीं जल रंगहीन नहीं होता है। ऐसा आपको नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। और केवल एक ही जवाब जो है कि जल रंगहीन पर जोर देना है, ऐसा भी नहीं करना है। वही वाला हाल यहाँ पे भी हो गया कि जल हमने बता दिया कि रंगहीन है तो रंगहीन है, तुमको पूछना नहीं है कि रंगहीन है या कलरफुल है, ठीक है, रंगहीन है या कलरफुल नहीं है, जिस तरीके से जो भी है तो वो इसका करना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आप अध्यापिका हैं तो आपको करना है कि इस जवाब को आप अपनाएंगी कि बच्चा कह रहा है कि जल क्या है, रंगहीन नहीं है, तो आप क्या करेंगी, उसे अपनाइए। फिर उसके बाद बच्चे को तर्क बताइए कि देखो किस तरीके से जल रंगहीन है, किस तरीके से जल रंगहीन नहीं है। अब बच्चा जैसे समझता है उसको अच्छी तरीके से आप समझाएंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका 29 है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। ऑप्शन ए है इनाम और दंड, बी है मानकीकृत आकलन, सी है सांस्कृतिक संदर्भ, डी है आपका प्रतिपादक अध्यापन।
अब क्या है आपका अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम। अब देखिए अधिगम का क्या है, सामाजिक है, तो किस पे बल देगा, जब वो कल्चरल है ही तो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे ही क्या करेगा, बल देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही लगा लीजिएगा आप सभी। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर। अधिगम क्या होगा, प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा। अगर क्यों, अगर आप क्या करेंगे, यह संदर्भित रूप में हो। बी है कि अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। सी है कि अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से भी प्रेरित हो। डी है कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जानकारी असंबंधित खंडों में क्यों प्रस्तुत करेंगे भाई, इससे वो अर्थपूर्ण तो होगा नहीं, प्रभावशाली होगा नहीं। बाहर से आपको अभी प्रेरित करे या बाहर से मोटिवेट करे तो ये भी आपके लिए प्रभावशाली नहीं होगा ज़्यादा बहुत दिन। बाहर से मोटिवेट करेंगे, आपका बैटरी चार्ज करेंगे, जब तक चार्ज रहेगा तब तक आप चिल्लाएंगे और जैसे ही बैटरी डाउन हो जाएगी बस आप भी डाउन हो जाओगे। ठीक है। अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुख हो, बिल्कुल नहीं। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि हर अधिगमकर्ता आपका क्या हो, प्रदर्शन अभिमुखी हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, लर्नर आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह संदर्भित रूप में हो। कैसा हो, संदर्भित रूप में हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को आज थैंक यू, क्योंकि आज हम सभी 1.71 के पर हमारी जो फैमिली है वो कंप्लीट होने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जो हमारे पुराने बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, मुझे पता है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ आप सभी भी वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक भी किया करिए। देखिए आपके लाइक से हमें पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, बस हाँ ये होता है कि आपके लाइक करने से ये जो वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। आप शेयर करते हैं तो भी पहुँचती है। तो इस तरीके से आप जिस आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं जो भी हैं उनके साथ शेयर किया करिए ताकि वे भी पढ़ ले चीज़ों को। तो चलिए बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। और संडे के दिन आपको हम अगर टाइम मिला तो हम आपको हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स लाएंगे, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले हम आपको हमेशा हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स लेते थे, बट इधर भी हम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे तो नहीं हो पाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए निकालें, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगता है जब बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं। तो हमें पता है हमारी जिम्मेदारी है उन चीज़ों को कराना पढ़ाना, तो हम ज़रूर कराएंगे आप सभी को। तो चलिए थैंक यू एवरीवन। अब देखते हैं हम अगली वीडियो में।